पुस्तक 38 अध्याय 41 महत्वपूर्ण क्षण। एज्योर फ्लावर एस्टेट के भीतर धमाका। काले वस्त्र पहने जी निंग कमल मुद्रा में बैठे थे। अचानक उनके शरीर से निकलने वाली तलवार की रोशनी की चमक और शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। उनकी आभा का प्रभाव हर दिशा में फैल गया, जिससे पास ही देख रही एस्टेट की बुजुर्ग सफेद बालों वाली आत्मा भी डर गई। आत्मा अपना सिर नीचे करके झुक गई। यह एक अंतर्निहित भय था जो उसके अस्तित्व के मूल से आया था। सच तो ये है कि एस्टेट आत्माओं को एक विशेष प्रकार का जीवन रूप माना जा सकता है। ऐसी शक्ति। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपने डर को कम किया और निंग को देखने के लिए अपना सिर उठाने की कोशिश की। काले वस्त्र पहने निंग तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराएं उत्सर्जित कर रहा था, जो पूर्ण प्रभुत्व और परमानंद की आभा से भरी हुई थीं। दीर्घायु श्वेत बालों वाले इस वृद्ध ने ऐसा किसी को केवल तभी देखा था जब उसने अपने सर्वशक्तिमान गुरु ऑटोक अवेकना की सेवा की थी। ओमेगा दास अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। अगर वह दावमज में सफल हो जाता है तो शायद पूरे कैओसवज में केवल ऑटोक ही उसके बराबर होंगे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, एक बार ओमेगा दाव शाश्वत हो जाए तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। कोई नहीं जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं था। विशाल अराजकता ब्रह्मांड ने अनगिनत ऑटोक्स को जन्म दिया था, लेकिन उसने कभी किसी ओमेगा दाव के सम्राट को जन्म नहीं दिया था। हेगेमोन और अदरवाइज लॉर्ड्स चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, ज्यादा से ज्यादा अंतर्दृष्टि के हेगेमोनिक स्तर पर ही थे। उससे आगे तो निरंकुशता का स्तर था। हालांकि जिसने ओमेगा दाव को शाश्वत बना दिया वह दाव की गहन अंतर्दृष्टि के मामले में सभी हेगेमोन से आगे निकल गया। केवल दो ही प्राणी हेजेमनी को पार कर सकते हैं। पहले हैं ऑटोक, दूसरे होंगे ओमेगा अनंत सम्राट। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने काले वस्त्र पहने निंग को उत्सुकता से देखा, जो उस असीम विस्मयकारी प्रकाश की आभा से चमक रहा था। डार्कनॉर्थ, इससे पहले कभी कोई अनंत ओमेगा दाव नहीं हुआ। अगर तुम सफल हो गए तो गुरु के सारे प्रयास सार्थक हो जाएंगे। एज्योर फ्लावर एस्टेट ऑटोक का निजी प्रशिक्षण स्थल था। यह इतनी शक्तिशाली बाधाओं और प्रतिबंधों से भरा हुआ था कि यह स्वाभाविक रूप से सभी आभाओं को, यहाँ तक कि निंग के दावमज की आभा को भी अवरुद्ध करने में सक्षम था। हालांकि वास्थेवन महल ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ था। वास्थेवन महल के डार्कनॉर्थ एस्टेट में सफेद वस्त्रधारी निंग भी तलवारों की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रहा था, और उसकी आभा से निकलने वाली शक्ति सीधे वास्थेवन महल से निकलकर पूरे वास्थेवन एवरवर्ल्ड में फैल गई। दरअसल लहरें बाहर के विशाल शून्य में भी फैल गईं। हालांकि लहरें जितनी दूर तक फैलती गईं, उतनी ही धुंधली और पहचान में मुश्किल होती गईं। वे तेजी से फैलकर पूरे फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स को ढक लेती गईं और फिर अनंत महाअंधकार में भी फैल गईं। क्या चल रहा है? यह विस्मय और दबाव की भावना क्या है? वास्तेवेन पैलेस के भीतर असंख्य जीवित प्राणी, नश्वर और जानवरों से लेकर शाश्वत सम्राटों तक सभी को अपने अस्तित्व के हर तंतु से भय की भावना महसूस हुई। इनमें से किसी भी प्राणी को कोई क्षति नहीं पहुंची, किंतु उसी क्षण संपूर्ण जगत में सन्नाटा छा गया। सभी सहज ही उस दिशा की ओर घुटनों के बल झुक गए जहां से यह आभा आ रही थी, मानो किसी सम्राट के प्रति साष्टांग प्रणाम कर रहे हों। यह आभा अनंत ओमेगा तलवार दाव की आभा थी। इस भयानक आभा के सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कितनी शक्ति, कितना पराक्रम! यह आभामंडल मेरे आभामंडल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सिथे एकसल्फ भी इतने शक्तिशाली नहीं थे। फ्लेमविंग सहज ही इस आभामंडल की शक्ति का अंदाजा लगा सकता था। ऐसा कोई सम्राट कभी नहीं हुआ जो अनंत ओमेगा दाव के जरिए उस स्तर तक पहुंचा हो। ऐसा कोई सम्राट जो ऐसा कर पाता वह अदरवाइज लॉर्ड्स, सोर्सवॉकर्स और यहाँ तक कि सिथे एक्सेल से भी ज्यादा शक्तिशाली होता। केवल अथाह शक्तिशाली ऑटोक ही इस शक्ति स्तर पर होते। तो ये है अनंत ओमेगा तलवार दाव की शक्ति। सम्राट सोलिस्की, अजूरफाइंड और अन्य सभी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। शक्ति का ये स्तर आधिपत्यवादी शक्ति के स्तर से कहीं बढ़कर था। फुफ! वास्तेवेन एवरवर्ल्ड के बिल्कुल किनारे पर एक आयामी आंसू दिखाई दिया। उसके बाद एक बर्फीले वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। ये हेगेमोन ब्राइट शो था। एक धड़कन के बाद दो और आंसू प्रकट हुए। पहले आंसू से लंबे हरे बालों और हरी दाढ़ी वाला एक आदमी निकला, जबकि दूसरे आंसू से एक चमकदार सुंदर राजदंडधारी महिला प्रकट हुई। वे हेगेमोन विंडरिन और हेगेमोन नेदरलिली थे। रे, कितनी शक्ति! सबकी निगाहें दूर स्थित वास्तेवेन महल पर टिकी थीं। वास्तेवेन महल इस अद्भुत उदात्त आभा का स्रोत था। वास्तेवेन महल को देखते ही उन सभी को एक जबरदस्त दबाव का एहसास होता था। अगर निंग स्वयं प्रकट हो जाते तो उन्हें घूरने से उन सभी को भय का अनुभव होता। यह एक ऐसी चीज थी जो आप सहज रूप से महसूस करते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे ऊंचे स्तर पर हो। तो यह वह शक्ति है जो एक ओमेगा दाव से आती है जिसने अनंत काल प्राप्त कर लिया है। हेगेमोन ब्राइट शो ने धीरे से बुदबुदाया, यह आभामंडल बेहद भयानक है। मैंने इससे पहले कभी इतना भयानक कुछ महसूस नहीं किया। हेगेमोन विंडरिन ने कहा, डाउल और डार्कनॉर्थ का अनंत काल का फूल शायद खिलना शुरू हो गया है। अगर वह इसे पूरी तरह से खिलने में कामयाब हो जाता है तो उसे सच्चा अनंत काल मिल जाएगा। क्या वह क्षण भर के लिए चकाचौंध करेगा या हमेशा के लिए चकाचौंध? जवाब जल्द ही मिल जाएगा, हेगेमोन नेदरलिली ने कहा। उन्होंने कई दाव लॉर्ड्स को दावमज करते देखा था और इसलिए वे इस प्रक्रिया को समझते थे। अनंत ओमेगा तलवार दाव की आभा, जिसे वे सभी महसूस कर सकते थे, निंग द्वारा सचेत रूप से उत्पन्न नहीं की जा रही थी, बल्कि ये कुछ ऐसा था जो दावमज के आरंभ होते ही स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया था।
केवल तभी जब वह दावमज में सफल होता और वास्तव में एक पूर्ण अनंत ओमेगा तलवार दाव प्राप्त करता, तभी वह शक्ति के उस भयानक स्तर पर नियंत्रण प्राप्त कर पाता। अगर वह असफल रहा तो सब कुछ धुंध की तरह गायब हो जाएगा और उसकी चमक का क्षण भर का अंश इस बात का प्रमाण मात्र होगा कि अनंत ओमेगा तलवार दाव वास्तव में कितना शक्तिशाली था। उसने दावमज शुरू कर दिया है। लॉर्ड वुल्फ दूर से घूर रहा था, उसकी आंखों में खौफ था। कितना भयानक! अगर वह दावमज में कामयाब हो गया तो लोनली किंग भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। उनके एक ब्लैक एम्परर अधीनस्थ ने कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इतनी शक्तिशाली चीज अस्तित्व में आ सके। सहमत। अगर वह दावमज में सफल हो जाता है तो शायद वह अजेय हो जाएगा जब तक कि कोई ऑटोक हस्तक्षेप न करे, लॉर्ड वुल्फ ने धीरे से कहा। लेकिन अगर वह असफल हो जाता है तब वह सचमुच मुसीबत बन जाएगा। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि दावमज में असफल होने वाला दावलॉर्ड क्या करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोनली किंग का मुकाबला रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस से भी होगा। फ्लेमविंग गॉड के लिए संघर्ष शायद हमारी आइसपीक आर्मी का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध होगा। हालांकि आइसपीक आर्मी ने कई बड़े युद्धों में हिस्सा लिया था, लेकिन उसने कभी भी रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस जैसी क्षमता वाले किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। इसके अलावा इस संघर्ष में एक तीसरा पक्ष भी था, जी निंग और उसकी सेवा करने वाले फ्लेमविंग गॉड। लॉर्ड वुल्फ ने सच कहा था जब उन्होंने इस संघर्ष को आइसपीक आर्मी द्वारा लड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई बताया था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पागल तो नहीं हो जाएगा, है ना? चारों काले सम्राट थोड़े घबराए हुए थे। उन सभी ने फ्लेमविंग गॉड की शक्ति देखी थी। कौन जाने डो लॉर्ड जो डोमच को नाकाम कर चुका है क्या कर बैठेगा। लॉर्ड वुल्फ दूर स्थित वास्तेवन महल की ओर देख रहा था। बहरहाल हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस या हमारा लोनली किंग फ्लेमविंग गॉड को नियंत्रित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वे अपना सारा संसाधन इसमें झोंक देंगे। फ्लेमविंग गॉड, रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस और लोनली किंग के पास मौजूद सभी खजानों के कुल मूल्य से भी ज्यादा मूल्यवान था। आखिरकार सिथे युद्ध मशीन की शक्ति की एक सीमा होती है और जितनी ज्यादा शक्ति, उसे सक्रिय करने की लागत उतनी ही ज्यादा। हर बार जब रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस ब्लैकसन का इस्तेमाल हमला करने के लिए करना चाहता था तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन फ्लेमविंग, इसका शरीर लगभग अविनाशी था और यह बिना आराम किए लड़ सकता था। फ्लेमविंग गॉड पूरी आइसपीक सेना से भी ज्यादा मूल्यवान था। हालांकि केवल लोनली किंग और रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस जैसे ही लोग वास्तव में फ्लेमविंग पर नियंत्रण करने की कोशिश में रुचि रखते थे। आइसपीक आर्मी के साधारण सैनिक और सेनापति, साथ ही हेजेमोन ब्राइटशो जैसे लोग बस डर महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि ऐसा युद्ध कितना व्यापक और विनाशकारी होगा। इस स्तर का युद्ध हेजेमोन और ब्लैक एम्परर्स की मृत्यु का कारण बन सकता था। यहाँ तक कि लॉर्ड वुल्फ जैसे लोग भी एक पूर्ण शक्तिशाली ब्लैकसन की शक्ति के आगे नष्ट हो जाते। केवल लोनली किंग, जिसके पास अनगिनत सिथे युद्ध मशीनें थीं, और रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस, जिसके पास उसका ब्लैकसन था, के बचने की अच्छी संभावना थी। बाकी सभी लोग मर सकते थे। ओह ठीक है, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ सुरक्षित रहेगा क्योंकि वह फ्लेमविंग देवता के पीछे छिप सकता है। हालांकि अगर डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ दावमज में असफल हो जाता तो वह पागल हो सकता था और विंड्रेस या लोनली किंग से भी बड़ा खतरा बन सकता था। उफ, आइए दुआ करें कि वह दावमज में कामयाब हो। सच तो ये है कि कुछ काले सम्राट चुपचाप निंग की कामयाबी की उम्मीद कर रहे थे। आखिरकार इस स्तर की लड़ाई में वे तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। फिर भी वे सभी अपने दिल में जानते थे कि निंग का कामयाब होना कितना नामुमकिन है। वास्तेवेन पैलेस में सफेद वस्त्रधारी निंग और एज्योर फ्लावर एस्टेट में काले वस्त्रधारी निंग चुपचाप ध्यान कर रहे थे जब अनंत काल का फूल अत्यंत धीमी गति से खिलने लगा। यह सही है, अब तक कोई गलती नहीं हुई है। निंग बहुत सावधानी बरत रहा था। जैसे ही फूल खिलना शुरू हुआ, उसकी शाश्वत ओमेगा तलवार दाव ने आकार लेना शुरू कर दिया। सब कुछ इतना सही और दोषरहित लग रहा था, लेकिन अगर उसने एक भी गलती की तो अनंत काल का फूल तुरंत मुरझाने लगेगा और उसकी सच्ची आत्मा बिखरने लगेगी। वह एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए निंग दावमज के साथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। समय बीतता गया, एक के बाद एक दिन, और वास्तेवेन एववल्ट के चारों ओर और भी अनंत सम्राट प्रकट हुए। निंग की उच्च आभा ने पूरे फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स को ढक लिया था और यहाँ तक कि महाअंधकार तक भी फैल गई थी। हालांकि दूरी के साथ आभा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के अधिकांश अनंत सम्राट इसे महसूस कर पा रहे थे। हालांकि रियल्म्स एक दूसरे से इतने दूर थे कि आभा महाअंधकार में अपेक्षाकृत कम दूरी तक ही फैल पाए और फिर पूरी तरह से अदृश्य हो गई। अनंत काल के फूल के खिलने के लगभग आधे साल बाद सफेद वस्त्रधारी निंग और काले वस्त्रधारी निंग के चेहरे एक साथ पीले पड़ गए। पुस्तक 38, अध्याय 42, तलवार हृदय। अब यह एक घातक समस्या है। जी निंग को अभी तक दावमज के भीतर सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा था। आखिर क्यों सभी डाउलॉर्ड्स को दावमज की पूरी तरह से नकल करने का मौका चाहिए था? ऐसा इसलिए था ताकि उन्हें असली चीज का पर्याप्त अनुभव हो। नकली दावमज में कोई गलती असली में ठीक की जा सके। अफसोस, ओमेगा दाव के लिए दावमज अग्नि बादल फूल भी आंशिक दावमज का ही अनुकरण कर सकता था। ये दावमज का अनुकरण केवल उस बिंदु तक ही कर सकता था जहां कली पहली बार बनी थी। दूसरे शब्दों में, निंग को इससे जो एकमात्र वास्तविक लाभ हुआ वह ये था कि इसने उसके 3 साल का समय बचा लिया। इसने उसे किसी भी गलती या भूल की भरपाई करने का मौका ही नहीं दिया।
और अब परिणामस्वरूप पूरी तरह से अप्रस्तुत निंग के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई जिसका उसे समाधान करना था। अगर मैं ओमेगा स्वॉर्ड दाव के लिए दावमज में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे हाथ स्वॉर्ड कला के 15वें रुख में भी महारत हासिल करनी होगी। अपने अनंत काल के फूल को धीरे धीरे खिलने में आधा साल बिताने के बाद उसे तुरंत इस समस्या का एहसास हुआ। निंग ने शुरू में सोचा था कि हाथ स्वॉर्ड कला बस एक विशेष तकनीक है जिसमें हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का मिश्रण होता है। उसे विश्वास नहीं था कि इसका उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव से कोई लेना देना है। लेकिन अब जब उसने वास्तव में दावमज की शुरुआत कर दी थी तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। ये जुड़ा हुआ था, वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ था। साधारण सम्राटों और यहाँ तक कि हेगेमन्स को भी अपने दावमजेस के दौरान हाथ स्वॉर्ड कला जैसी तकनीकों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन निंग अलग था। उसका रास्ता ओमेगा स्वॉर्ड दाव का था। हृदय तलवार कला हृदय यानी तलवार के हृदय को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। तलवार के प्रति व्यक्ति का हृदय जितना अधिक निष्कपट होगा उतनी ही अधिक पूर्णता से वह हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का विलय कर सकता है। मैं हृदय तलवार कला की 14वीं मुद्रा में केवल इसलिए निपुण हो पाया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यूवेई पुनः जीवित नहीं होगा और इस प्रकार मुझे मृत्यु पर्यंत पश्चातापहीन का सार समझ में आया। मैंने बिना किसी पश्चाताप के तलवार में अपना सब कुछ डाल दिया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हालांकि इस प्रकार का तलवार हृदय हृदय शक्ति और अमर ऊर्जा को अत्यधिक उच्च स्तर तक विलय करने के लिए पर्याप्त है, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। मुझे एक सचमुच परिपूर्ण और संपूर्ण तलवार हृदय चाहिए। तभी मुझे एक परिपूर्ण शाश्वत ओमेगा तलवार दाव भी मिल सकता है। उसे यह बात दावमज के दौरान ही समझ में आई। तलवार के दाव के बारे में उसने जो कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त की थीं, वे उसके शाश्वत ओमेगा तलवार दाव का शरीर बनाएंगे, जबकि उसका परिपूर्ण तलवार हृदय उसकी आत्मा बनेगा। तभी वह पूरी तरह से विकसित होगा। तभी वह एक सच्चा और सचमुच भयानक शाश्वत ओमेगा तलवार दाव बन पाएगा। यही कारण था कि हाथ स्वॉर्ड कला इतनी अद्भुत थी और यही कारण था कि यह सभी प्रकार की ऊर्जा को एक साथ मिलाने की अनुमति देती थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक हमले की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाती थी। दावमज को समझने में एक सीमा होती है। मुझे हाथ स्वॉर्ड कला के 15वें रुख को समझना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं निश्चित रूप से दावमज में असफल हो जाऊंगा। जब निंग को ये बात समझ में आई तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। समय कम था। हाथ स्वॉर्ड कला का 15वां रुख बेहद मुश्किल था। सच तो ये है कि हाथ स्वॉर्ड कला सिर्फ एक तलवार केंद्रित ऊर्जा संयोजन तकनीक थी जिसे सम्राट हाथ स्वॉर्ड ने रचा था। विशाल अराजकता ब्रह्मांड में अन्य प्रमुख शक्तियां भी थीं जिन्होंने ऐसा ही किया था। निंग को वास्तव में इस तकनीक की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने तलवार हृदय को पूरी तरह से निखारना था। फुसफुसाहट। निंग के दिमाग में एक के बाद एक तकनीकें कौंधने लगीं। ये ऐसी ही कई तकनीकें थीं जो साधक सभ्यताओं और सिथे सभ्यताओं ने बनाई थीं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अगले स्तर तक पहुंचने में कैसे सफलता मिलनी चाहिए? हालांकि दावमज के दौरान वह जिस स्थिति में था उसमें सफलताएं बहुत आसानी से मिल रही थीं, फिर भी वह 15वें रुख की कुंजी नहीं ढूंढ पा रहा था। गलत गलत गलत। हाथ स्वॉर्ड कला और अन्य सभी तकनीकें इन विभिन्न महाशक्तियों के अनुभवों से उत्पन्न अद्वितीय हृदय और मन का परिणाम थीं। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। अंततः वे पूर्णता तक पहुंच गए, लेकिन वे सभी अपने अपने मार्ग पर चले। प्रत्येक साधक के मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव अलग अलग होंगे। यदि आप स्वयं को उनके मार्गों का अनुकरण करने के लिए बाध्य करते हैं तो आप अत्यंत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पूर्णता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि इतने सारे अराजकता चक्रों के बावजूद सम्राट हाथ स्वॉर्ड के अलावा कोई भी हाथ स्वॉर्ड कला के 15वें रुख में महारत हासिल नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रुख तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना तलवार हृदय स्वयं ढूंढना पड़ता है। निंग जिस प्रज्ञा अवस्था में थे वह असाधारण थी और वे शीघ्रता से यह पहचानने में सक्षम थे कि समस्या कहाँ है। शुरुआती दौर में हाथ स्वॉर्ड कला उसे अपने रास्ते पर तेजी से चलने में मदद कर सकती थी, लेकिन निंग जैसे जैसे रास्ते पर आगे बढ़ता गया हाथ स्वॉर्ड कला उतनी ही ज्यादा बाधा बनती गई। इसलिए उसे इसे त्यागना पड़ा। क्योंकि यह सम्राट हाथ स्वॉर्ड के तलवार हृदय का प्रतिनिधित्व करती थी, तो फिर मेरे अपने तलवार हृदय का क्या? निंग ने अनगिनत वर्षों की साधना के दौरान प्राप्त सभी अनुभवों को याद करना शुरू कर दिया। साथ ही उन कई बार को भी याद किया जब उसने तलवार चलाने का प्रशिक्षण लिया था। धीरे धीरे निंग को समझ आने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। दावमज ने दाव लॉर्ड को साधकों के लिए ज्ञात सबसे अविश्वसनीय और अद्भुत ध्यान अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी। ये पहली बार नहीं था जब निंग ने अपनी यादों और अपने जीवन के बारे में सोचा था, लेकिन अब जब वह दावमज के मध्य में था तो उसे जो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई वह स्वाभाविक रूप से अलग थी। हाँ, बहुत पहले मैं एक बार चिंतामुक्त और बेफिक्र जिंदगी जी रहा था। ये तब की बात है जब मेरे माता पिता मुझे पढ़ा रहे थे। जी वंश के पश्चिमी प्रांत शहर में मैंने उनसे तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था। मैं उस समय बहुत खुश था। मुझे तलवारबाजी से बस इतना ही प्यार था। ये सब कब बदल गया? मेरे हृदय में और तलवार की साधना में तरह तरह की प्रतिस्पर्धी इच्छाएं जाग उठीं। मैंने अपने माता पिता का बदला लेने, ग्रैंड जिया में प्रसिद्ध होने, गॉडकीप को मारकर अपना बदला लेने, यूवेई को पुनर्जीवित करने के लिए तलवार का अभ्यास करना चाहा। मैंने अपनी सारी आशाएं तलवार पर छोड़ दी, अपनी सारी आशाओं को साकार करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की इच्छा से। ऐसा करने से मेरा तलवार हृदय वास्तव में अशुद्ध हो गया।
यहाँ तक कि जब मैं मृत्यु तक पश्चातापहीन अवस्था तक पहुंचा, तब भी मेरी पश्चातापहीनता मेरी भावनाओं और यूवेई के प्रति मेरे प्रेम से उपजी थी, न कि तलवार के प्रति प्रेम से। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तलवार भी बहुत पसंद है। अगर वह अपने अस्तित्व की गहराई से तलवार के दाव से प्रेम न करता तो ओमेगा तलवार दाव के मार्ग पर चलकर अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं था। हालांकि तलवार पर उसकी सारी आशाएं और भय आरोपित हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उसका तलवार हृदय अशुद्ध हो गया था। निंग को अचानक वह बात याद आ गई जो अटैक टाइटेनोस ने उससे कही थी, मूर्ख बच्चे, कभी कभी तुम्हें ये सीखना पड़ता है कि कब छोड़ देना है। साधना के मार्ग पर अत्यधिक जुनून कभी कभी आत्मविनाश का कारण बन सकता है। निंग अचानक सच्चाई से जाग गया था। यह एक सच्चा आत्मज्ञान का क्षण था। 3 साल तक दाऊमज में अपनी अनगिनत यादों को ताज़ा करने के बाद उसे लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी फिर से जी ली हो, और नतीजा ये हुआ कि वह सचमुच जाग गया था। अगर मैं अपनी सारी उम्मीदें और डर समेत सब कुछ त्याग भी दूं, तब भी मुझे तलवार से प्यार रहेगा। मैं इसे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मुझे ये पसंद है, किसी और वजह की जरूरत नहीं है। तलवार का ताव एक विशाल और असीम ताव है जो मुझे कई नई चीजों का अनुभव करने का मौका देता है। बेशक मुझे ये पसंद है, क्यों नहीं। सफेद वस्त्रधारी निंग और काले वस्त्रधारी निंग दोनों ने अपनी आंखें खोलकर सामने की ओर देखा। उनमें से हर एक के सामने तलवार की रोशनी की एक धारा प्रकट हुई। तलवार की रोशनी एक सुंदर, स्वाभाविक और अलौकिक तरीके से उड़ रही थी। उसमें कोई तीव्र भावनाएं नहीं थीं, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई पागलपन नहीं। वह बस आगे की ओर उड़ रही थी, अपनी चमक से अपने आसपास की हर चीज को प्रकाशित कर रही थी। एक तलवार, एक दुनिया। निंग मुस्कुराया। वह जानता था कि उसका तलवार हृदय सच्ची पूर्णता के स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल अब उसे शक था कि सम्राट हार्ट्सवॉर्ड ने भी दाऊमज के दौरान एक तलवार, एक दुनिया की मुद्रा में महारत हासिल कर ली होगी। जिन लोगों ने कमजोर तलवार दाव चुना था, उनके लिए सिर्फ एक पूर्ण तलवार हृदय होना ही दाऊमज में सफलता दिला सकता था, भले ही उनका तलवार का दाव दोषपूर्ण क्यों न हो। सम्राट हार्ट्सवॉर्ड की तलवार दाव विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उसके पास एक उत्तम तलवार हृदय था और परिणामस्वरूप वह दाऊमज में सफल रहा। निंग के पास अब एक उत्तम तलवार हृदय भी था, लेकिन वह अनंत ओमेगा तलवार दाव में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उत्तम तलवार हृदय तो बस एक घटक था। मेरा तलवार हृदय पूर्ण हो गया है। निंग ने तुरंत अपने दाऊमज के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया, जिससे अनंत काल का फूल एक बार फिर खिलने लगा। अब जब उसका तलवार हृदय पूर्ण हो गया था, तो अनंत काल के फूल में मानो एक नई जान आ गई थी, और वह उसकी आत्मा में वैसे ही सरसराहट कर रहा था जैसे कोई सच्चा फूल बाहरी दुनिया में करता है। लगभग 9 साल हो गए हैं। दाऊमज ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक चल सकता है। डाउल और डार्कनॉर्थ का दाऊमज जल्द ही खत्म होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि वह सफल होगा या असफल। वास्तेवेन एववर्ल्ड में हेगेमोन और आइसपीक आर्मी सभी इंतजार कर रहे थे। अन्य शाश्वत सम्राट जैसे दाऊवादी ब्लूस्टोन, सम्राट गोल्डिस और सम्राट ब्लैक क्लाउड सभी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वास्तव में निंग की भयावह उपस्थिति की लहर को फैले हुए लगभग 9 वर्ष हो चुके थे। शायद ओमेगा डाउस के लिए दाऊमज समय सीमा सामान्य से अधिक लंबी है, हेगेमोन नेदरलिली ने उत्सुकता से सुझाव दिया। कौन जानता है? हेगेमोन ब्राइटशो ने अपना सिर हिलाया। बस इंतजार करते हैं, हम जल्द ही नतीजा देखेंगे, हेगेमोन विंड्रेन ने कहा। सभी हेगेमोन और सम्राट इंतजार कर रहे थे, साथ ही हेगेमोन अजूरफाइंड, फ्लिमविंग, सम्राट सोलेस्की, सु यूजी, पिल्सेंट और निंग के शिष्य और वास्थेवन पैलेस के साथी प्रशिक्षु भी। सभी बेहद घबराए हुए थे। मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है। वास्तेवन महल में सफेद वस्त्रधारी निंग और एज्योर फ्लावर एस्टेट में काले वस्त्रधारी निंग दोनों जानते थे कि उनके पास दाऊमज के लिए केवल 9 वर्ष शेष हैं। दाऊमज अग्नि बादल पुष्प ने उनके 3 वर्ष बचा लिए थे, लेकिन उन्होंने दाव हृदय को पूर्ण करने में 3 वर्ष और बर्बाद कर दिए थे। अनंत काल का फूल धीरे धीरे खिलता रहा। अब कोई गलती नहीं हो सकती थी। आखिरी धक्का लगाने का समय आ गया था। निंग अपने शरीर में दाव वृक्ष के भीतर अनंत काल के फूल के विकास को महसूस कर सकता था, और यह भी महसूस कर सकता था कि उसके देवरत्नों ने कैसे खुद को पुनर्गठित किया है। अब अंतिम कदम उठाने का समय आ गया था। उसके मन में पहले से ही अपने अनंत ओमेगा तलवार दाव की एक पूरी संरचना थी। यह सही थी या नहीं, ये केवल दाऊमज में इसके वास्तविक प्रयोग से ही पता चल सकता था। कोई गलती नहीं है। ऐसा उत्तम दाव अनंत काल के योग्य होना ही चाहिए। निंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन चूंकि उसे दाऊमज का अनुकरण करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए सफल होने के लिए उसे बिल्कुल सही होना जरूरी था। जरा सी भी चूक असफलता का कारण बन सकती थी। मेरा समय खत्म हो गया है। दाऊमज को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। अब आखिरी कदम उठाने का समय है। निंग ने चाहा, और एक गड़गड़ाहट के साथ उसका अनंत पुष्प पूरी तरह खिल गया और उसमें से अद्भुत चमक निकल आई। उसके शरीर के रत्न भी तुरंत एक नए स्वरूप में आ गए। क्या इसका परिणाम अनंत काल होगा या मुरझाना? पुस्तक 38 अध्याय 43 पर्दा गिरता है। अनंत काल का पुष्प तापनदीप्त प्रकाश से खिल उठा, अनंत काल को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर उसकी ज्योति धीरे धीरे थरथराने लगी। रूपांतरित और पुनर्गठित देवरत्नों ने भी स्थिर होने का प्रयास किया, लेकिन वे भी धीरे धीरे कांपने लगे। जी निंग के शरीर से निकलने वाली अनंत ओमेगा तलवार दाव की अद्भुत आभा अचानक क्षीण होने लगी। साथ ही निंग की स्वयं की जीवन आभा भी कमजोर पड़ने लगी।
नहीं, मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था। आखिरी पल में जब उसका अनंत काल का फूल पूरी तरह खिल गया, निंग को तुरंत समझ आ गया कि उसके शाश्वत ओमेगा तलवार दाव में गलती कहाँ थी। अगर उसे दावमच का अनुकरण करने का मौका दिया जाता तो वह अपने दाव से जुड़ी कुछ मान्यताओं को परख पाता और उनकी खामियों का पता लगा पाता, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिला, इसलिए उसे बिना इसके ही आगे बढ़ना पड़ा। संसार डाउनलॉड्स ने कुल 4 सीढ़ियां चढ़ीं और हर सीढ़ियां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर उनके चलने का प्रतीक थीं। हालांकि ये चारों सीढ़ियां काफी छोटी थीं, इनसे डाउनलॉड्स हर बार थोड़ा और ऊपर उठ जाते थे। यही वजह थी कि लगभग सभी प्रतिभाशाली डाउनलॉड्स चौथी सीढ़ियां तक पहुंचने में सफल रहे। हालांकि डाउमज एक विशाल खाई का प्रतिनिधित्व करता था। साधारण डाउनलॉड्स भी जब डाउमज में सफल हो जाते तो उनकी शक्ति 2 पूर्ण स्तरों तक बढ़ जाती। नाइनडस्ट या वाइनसेज जैसे सर्वोच्च डाउनलॉड्स तुरंत हेगेमॉन बन जाते। जो थोड़े कमजोर होते वे भी आर्कॉन स्तर की शक्ति तक पहुंच जाते। निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव का परिणाम और भी अद्भुत होगा। स्वॉर्ड दाव के रहस्यों से ही उसकी शक्ति में 2 पूर्ण स्तरों का सुधार होगा, लेकिन उसे इसमें एक उत्तम तलवार हृदय का भी समावेश करना होगा। दूसरे शब्दों में, चौथे चरण के दाव लॉर्ड ओमेगा स्वॉर्ड दाव से अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव तक आगे बढ़ने से शक्ति में 3 पूर्ण स्तरों से भी अधिक की वृद्धि होगी। यह एक बहुत बड़ा कदम था जो उसे उठाना ही था और इसे पहले से परखने का कोई मौका ही नहीं था। हालांकि निंग ने पूरी तैयारी कर ली थी, फिर भी अंत में उससे एक छोटी सी गलती हो ही गई। यह जरूर असली अनंत ओमेगा तलवार दाव होगी। निंग ने आंखें खोलीं। उसके सामने तलवार की रोशनी की एक हल्की सी चमक थी। ये बहुत ही साधारण लग रही थी, इसमें कुछ भी खास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई आभा, कोई उपस्थिति कुछ भी नहीं है। गड़गड़ाहट। फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स से अथाह दूरी पर एक जगह मौजूद थी। यह वह जगह थी जहां पूरे कैओसवर्स के प्रमुख तत्व स्थित थे, जिनमें तलवार के दाव का प्रमुख तत्व भी शामिल था। तो ये तलवार के दाव का मुख्य सार है। निंग का मन दूर से ही इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और यह उस शाश्वत ओमेगा तलवार दाव के समान था जिसे उसने अभी अभी समझा था। अचानक एक अदृश्य शक्ति का उभार आया और निंग की चेतना को घेर लिया। ये शक्ति विशाल और प्रबल थी, लेकिन साथ ही मां के आलिंगन जैसी कोमल भी थी। निंग तुरंत समझ गया, शक्ति का यह उभार कैओसवर्स के प्रमुख तत्वों की शक्ति थी। ये शक्ति उसके मन को आलिंगन कर रही थी और उसे सांत्वना दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कैओसवर्स को भी इस साधक के प्रति खेद और सहानुभूति का भाव हो। तो क्या मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने कभी अनंत ओमेगा दाव को समझा है? निंग समझ गया कि कैओसवर्स उससे क्या कह रहा था। ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने ओमेगा दाव के मार्ग पर कदम रखा था, लेकिन वे सभी दावमज के दौरान असफल रहे। अधिकांश असफल लोगों के पास हाथ स्वॉर्ड कला जैसी कोई तकनीक भी उपलब्ध नहीं थी। निंग की तरह उन्हें भी दावमज के दौरान ही एहसास हुआ कि उनके दाव हृदय की कितनी कठोर आवश्यकताएं थीं। इसी वजह से उनमें से अधिकांश असफल रहे। कभी कभी कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली दाव लॉर्ड्स भी होते थे जिनके पास वास्तव में उत्तम दाव हृदय होते थे, लेकिन अंततः उनके द्वारा रचे गए अनंत ओमेगा दाव में कई त्रुटियां थीं। हालांकि उन्हें अंततः अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, लेकिन उनके लिए सही उत्तर खोजने का कोई रास्ता नहीं था। निंग के पास ऑटोक का पत्थर का मंच, स्टोनफायर पल, डाउमेज फायर क्लाउड फ्लावर और अन्य बाहरी सहायता स्रोत थे। उसके पास एक उत्कृष्ट तलवार हृदय भी था और उसकी प्रतिभा का स्तर उस स्तर का था जो उससे पहले आए किसी भी व्यक्ति के बराबर था। अंत में वह फिर भी दाउमज में असफल रहा, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे तुरंत एहसास हो गया कि असली शाश्वत ओमेगा तलवार दाव क्या है। अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। अब वह शाश्वत ओमेगा तलवार दाव का नियंत्रण और स्वामी था, लेकिन वह पहले ही अपने दावमज में असफल हो चुका था। प्रत्येक व्यक्ति के पास दावमज में केवल एक ही मौका होता है। अगर आप इसमें असफल रहे तो आप असफल रहे। यहाँ तक कि अराजकता के प्रमुख सार भी उसकी ओर से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। अफसोस, वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे बस अपने स्वभाव की आंतरिक मान के अनुसार कार्य कर सकते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह बस उनके आंतरिक स्वभाव की अभिव्यक्ति मात्र था, और वास्तव में वे शब्द की सामान्य परिभाषा के अनुसार पूरी तरह से संवेदनशील नहीं थे। वे केवल इस बेचारी आत्मा के प्रति दुख और सहानुभूति की सहज भावना महसूस कर सकते थे और उसे व्यक्त कर सकते थे। अनंत काल का फूल मुरझा गया, उसकी पंखुड़ियां टूटकर गिरने लगीं। ये बस एक छोटी सी गलती थी, लेकिन फिर भी यह गलती सब कुछ तहस नहस करने के लिए काफी थी। इसे अनंत काल तक बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं था। दैवीय शक्ति और अमर ऊर्जा तुरंत प्राप्त की जा सकती थी, उनका कोई खास महत्व नहीं था। दाउमज की असफलता का असली घातक पहलू आत्मा और सच्ची आत्मा का क्षय था। सच्ची आत्मा के क्षय को रोकने या उलटने का कोई उपाय नहीं था। कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था, यहाँ तक कि ऑटोक भी ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। वास्तेवेन महल में सफेद वस्त्रधारी निंग और एज्योर फ्लावर एस्टेट में काले वस्त्रधारी प्राइमल ट्विन दोनों ही निंग की सच्ची आत्मा से भरे हुए थे। दाउमज में उनकी असफलता के कारण सच्ची आत्मा का क्षय होने लगा। निंग की आत्मा और सच्ची आत्मा अनगिनत वर्षों की साधना के दौरान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी, और 9 अराजकता मोहरों की तकनीक ने इसे आर्कन स्तर तक और भी मजबूत कर दिया था। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। निंग की आत्मा के हर हिस्से में पहले से ही हेयरलाइन फ्रैक्चर दिखाई दे रहे थे। क्रैक। सच्ची आत्मा का एक छोटा क्रिस्टलीय टुकड़ा आजाद हो गया। ये टुकड़ा पारभासी और चमकदार रूप से सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे ये बहता गया, ये धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गया और अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख सार में वापस लौट गया।
जिन लोगों की सच्ची आत्माएं अराजकता ब्रह्मांड में नष्ट हो गईं, वे अपनी आत्मा के टुकड़ों को अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख सार द्वारा पुनः प्राप्त होते देखेंगे। जो लोग दावमज में असफल रहे, वे अपनी सच्ची आत्माओं को धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से विखंडित होते देखेंगे और अराजकता ब्रह्मांड द्वारा पुनः प्राप्त किए जाएंगे। जब सच्ची आत्मा के अंतिम टुकड़े चले जाएंगे तो वे मर जाएंगे। वे बस उन्हें धीरे धीरे मरते हुए देखते रहे। यह एक बहुत ही क्रूर अंत था और कुछ डाउनलॉर्ड तो इसके परिणामस्वरूप पागल हो गए थे। निम्न के दोनों अवतारों से जीवन की आभा गायब हो गई और निम्न के मुख्य शरीर और प्राइमल ट्विन दोनों के भीतर की सच्ची आत्मा टूटने लगी। निम्न वेदी से उठा। दावमज शुरू होने से पहले ही उसने असफलता की संभावना के लिए खुद को तैयार कर लिया था। जिसने सुबह दाव पा लिया है, उसके लिए शाम को मौत कुछ भी नहीं है। मैं भले ही असफल रहा हूँ, लेकिन मेरी असफलता ने मुझे सच्चा शाश्वत ओमेगा तलवार दाव पाने में मदद की है। कई अन्य साधकों की तुलना में मैं काफी भाग्यशाली हूँ। ब्रह्मांड में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा कोई उम्मीद करता है। निम्न की नजरें दूर थीं। वह बुदबुदाया, यूवेई, माफ करना, मैं फिर भी अंत में असफल रहा। निम्न को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह दावमज में असफल हो गया है और अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने इतने लंबे समय तक साधना की थी, तो उसे मृत्यु का भय क्यों था? जहाँ तक उसके परिवार की बात है, वह पहले ही अपने माता पिता और बेटी के साथ बहुत लंबा समय बिता चुका था। बस एक ही व्यक्ति था जिसके प्रति वह ऋणी था, वह थी उसकी पत्नी यूवेई। मुझे लगता था कि मैं अजेय हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मेरी क्षमता की एक सीमा थी। मेरी राह अब खत्म हो गई है। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने एक काला जैड पत्थर प्रकट हो गया। यह जैड पत्थर पहले से ही निंग जितना ही ऊंचा काटा गया था। निंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से जैड की सतह को सहलाया। उसकी उंगलियों के पोरों से तलवार जैसी रोशनी निकली और जैसे ही वह जैड के ऊपर से गुजरी, जैड धूल के छोटे छोटे कण हर जगह उड़ गए। धीरे धीरे जैड पत्थर से एक काले वस्त्र पहने युवती की आकृति बन गई। उसके चेहरे के भाव वाकई बेहद खूबसूरत थे और उसकी आभा अद्भुत थी। निंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी पत्नी यूवेई सचमुच एक चमकदार और खूबसूरत इंसान थी। वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज की सबसे खूबसूरत सदस्य थी। फुश फुश फुश। निंग की उंगलियां जैड पत्थर पर लगातार थिरक रही थीं, जिससे मूर्ति और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैड यूवेई के बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें प्यार से निंग को घूर रही थीं। अचानक निंग रुक गया और पीछे हट गया। सफेद वस्त्र पहने निंग और काले वस्त्र पहने यूवेई एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी नजरें हवा में मिल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी भी जिंदा हो। कुछ ही पल बाद निंग ने अपना संयम वापस पा लिया। बस एक विचार के साथ उसने काले वस्त्र पहने यूवेई की मूर्ति को अपनी ओर उड़ाया और सिकुड़कर हथेली के आकार की हो गई। जैसे ही वह निंग की छाती की ओर उड़ी, अचानक कहीं से एक डोरी प्रकट हुई और उसमें छेद कर गई। वह निंग के कपड़ों के अंदर एक हार की तरह लटक गई, उसकी छाती से चिपक गई। निंग ने धीरे से उसकी छाती पर हाथ फेरा। यूवेई, मेरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मेरे साथ चलो। निंग ने फिर हाथ हिलाया, जिससे सभी 6 उत्तरधनुष तलवारें उसके सामने प्रकट हो गईं। सर्वोत्कृष्ट, उठो। एक विचार के साथ निंग ने अपने 6 जीवन रक्त हथियारों के भीतर सर्वोत्कृष्ट को बदल दिया। उन्हें चौथे चरण के डाउनलॉर्ड स्तर ओमेगा तलवार दाव से अनंत ओमेगा तलवार दाव में अपग्रेड कर दिया। धमाका 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 धमाका। 6 उत्तरधनुष तलवारों से एक तीखी आवाज निकली और तलवारों की रोशनी उनके चारों ओर फैल गई, जिससे एक भयानक तीक्ष्णता प्रकट हुई। ये रोशनी उनके चारों ओर घूम रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उनमें से हर एक अंदर से बाहर की ओर बदल रही थी और विकसित हो रही थी। वे तुरंत ब्रह्मांड के खजाने के स्तर तक पहुंच गए। कुछ देर बाद वह रोशनी उनसे पूरी तरह गायब हो गई। उनकी शक्ति अब इतनी कमजोर हो गई थी कि वे साधारण लकड़ी के टुकड़ों जैसे लग रहे थे। लेकिन सच तो ये था कि वे पहले ही पूरे अराजकता ब्रह्मांड के सबसे घातक हथियार बन चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके भीतर के सारभूत केंद्र शाश्वत ओमेगा तलवार दाव द्वारा निर्मित किए गए थे, जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। तलवार का दाव युद्ध और वध के लिए बनाया गया एक दाव था। मारक क्षमता के मामले में ये 6 तलवारें पहले ही ब्रह्मांड के अन्य सभी खजानों से कहीं आगे निकल चुकी थीं। फुफ फुफ फुफ। सभी 6 तलवारें निंग की पीठ पर म्यान में वापस उड़ गईं। वास्तेविन पैलेस। शक्ति का वह आभामंडल कमजोर पड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सम्राट सोलिस्की, हेगेमॉन अजूरफाइंड, फ्लेमविंग गॉड, पिलसेंट और बाकी सभी स्तब्ध रह गए। सु यूजी का चेहरा पूरी तरह से राख सा और रंगहीन हो गया था। मालिक, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग के छात्र और सह शिष्य भी उन्मत्त थे। वास्तेवेन महल के बाहर हवा में हेगेमॉन ब्राइटशो, हेगेमॉन विंड्रिन, हेगेमॉन नेदरलिली, लॉर्ड वुल्फ, ब्लैक एम्परर्स, दाओइस्ट ब्लूस्टोन, सम्राट गोल्डिस और अन्य शाश्वत सम्राट छाए हुए थे। कुछ ने आह भरी, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ खुशी से मुस्कुराए, कुछ के चेहरों पर बदसूरत भाव थे। उन सभी के अपने अपने विचार और विचार थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि डाउलॉर्ड डाकनॉर्थ ने अभी अभी दाउमज को विफल किया था। उन्होंने बहुत से डाउलॉर्ड्स को दाउमज का प्रयास करते देखा था। अगर कोई डाउलॉर्ड सफल हो जाता तो उसकी आभा इस तरह कम नहीं होती। इसके अलावा वे उस साधक के आसपास सच्ची अनंतता की आभा भी महसूस करते। डाकनॉर्थ, एक चमकदार और अद्वितीय डाउलॉर्ड, बस ऐसे ही समाप्त हो गया है। हेगेमॉन ब्राइटशो ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हेगेमॉन विंड्रिन ने कहा, ओमेगा डाउस के लिए डाउमजस बहुत कठिन है।
आगे बढ़ो और इसकी रिपोर्ट रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस को दो, हेगेमॉन नेदरलिली ने कहा। उन तीनों को बहुत पहले ही रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस से स्थिति पर नजर रखने के आदेश मिल चुके थे और इसलिए उन्होंने सभी को संदेश भेजना शुरू कर दिया। जल्दी करो और महामहिम को सूचित करो कि दाऊ लॉर्ड डार्कनॉर्थ पहले ही दाउमज को विफल कर चुका है। दूर बैठे लॉर्ड वुल्फ को पहले से ही उस महायुद्ध का आभास हो गया था जो भड़कने वाला था, लेकिन उन्होंने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। द हिडन फाइंड रियल्म वाज द ब्लैक सन। एक दाढ़ी वाला अस्त व्यस्त सा बूढ़ा आदमी आंगन से बाहर निकला। उसने सिर उठाकर शून्य में देखा, उसकी आंखें रोशनी से भर गईं। दाऊ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी वह असफल रहा। अब लोनली किंग के विरुद्ध युद्ध होगा। अंतहीन महान अंधकार। गोमेद मानवरूपी प्राणियों का एक बड़ा समूह एक क्षेत्र में एकत्रित था। उनके साथ दो सुनहरे मानवरूपी प्राणी एक चांदी के सिंहासन के दोनों ओर खड़े थे और एक तीसरा सुनहरा मानवरूपी प्राणी चांदी के वस्त्र पहने उस सिंहासन पर बैठा था। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसके माथे का रक्त लाल हीरा बदलने लगा था। सच तो ये है कि यह आदमी बहुत पहले ही पूरी आइसपीक सेना को ग्रेट डार्क के भीतर एक ऐसी जगह ले गया था जो फ्लेमड्रैगन रियल्म्स के बेहद करीब थी। वह चुपचाप सिग्नल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस से लड़ना है तो वह वहां देर से नहीं पहुंच सकता। महाराज, लॉर्ड वुल्फ ने संदेश भेजा है। दाऊ लॉर्ड डार्कनॉर्थ ने दाउमज को विफल कर दिया है, धूसर वस्त्रधारी सम्राट ने आदरपूर्वक कहा। जैसा कि अपेक्षित था, वह असफल रहा। लोनली किंग ने अपने हाथों को सिंहासन के हथों पर टिका दिया, फिर धीरे से कहा, विंडग्रेस, देखते हैं तुम जीतती हो या मैं। बाहर निकलना। धमाका। रियल्म शिप स्पेस टाइम को चीरता हुआ तुरंत फ्लेमड्रैगन रियल्म्स की ओर बढ़ने लगा।